हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और हम ये जो सीरीज बना रहे हैं ये कॉर्पोरेट टैक्स की है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्पेसिफिक होगा एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की तरफ, जो कि है गोल्ड इंडस्ट्री। मेरे कुछ दोस्तों, कुछ जानने वालों ने मुझसे बोला कि ये आप इस पे एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे आप एक लेक्चर दें जो कि हम लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो आज मेरी कोशिश यही होगी कि उन लोगों को समझा सकूं। इसमें एक और चीज देखने वाली है कि मैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ सिनेरियोज बताऊंगा जिनके ऊपर डिफरेंट नेम्स भी इंक्लूड होंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि इन नेम्स को, जो कि किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये नेम सिर्फ इलस्ट्रेशन और एग्जांपल पर्पस के लिए हैं। ये किसी से रिलेटेड है और नहीं है, और ना ही मैं किसी से रिलेटेड हूँ। सो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है कॉर्पोरेट टैक्स ट्रीटमेंट गोल्ड इंडस्ट्री के ऊपर विद सिनेरियोज एंड एग्जांपल। अच्छा, सबसे पहले है बुलियन ट्रेडिंग कंपनी। बुलियन ट्रेडिंग कंपनियां क्या होती हैं? ये कंपनियां होती हैं जो बाय या सेल करती हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम बुलियंस को, जो कि बार्स और क्वाइंस की सूरत में हो सकता है। अब इनका की फीचर क्या होता है? की फीचर होता है इनकी लार्ज ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, मार्जिन बड़े कम होते हैं, और ये ऑफन इंक्लूड होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। अब सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीज ऑन बुलियन ट्रेडर्स। बहुत सारे बुलियन ट्रेडर्स जो कि मौजूद होते हैं फ्री जोन के अंदर, लाइक डीएमसीसी दुबई, यूएई एयरपोर्ट फ्री जोन। और इनके ऊपर क्यों ये वहां पे होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर वहां पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होती, कोई वेयर हाउसिंग नहीं होती। और ये जो होते हैं ना, ये कॉर्पोरेट टैक्स में जो डीएमसीसी बुलियन ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, ये क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन जो है ना, उनके रूल्स को फॉलो करती हैं। और इनके जो मोस्टली कस्टमर होते हैं वो फॉरेन डीलर्स, बैंक्स और दूसरी फ्री जोन कंपनियां होती हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द इनकम जो तकरीबन क्या है, लेकिन इनकी सारी ही इनकम जो होती है वो बी टू बी होती है। तो ये इनकी क्वालिफाइंग इनकम जो है वो 0% टैक्स पे होती है। लेकिन इन लोगों को एक चीज अवॉइड करनी चाहिए, वो है सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग टू इंडिविजुअल्स। ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इनको जो है ना, वो रिटेल आउटलेट जो टूरिस्ट के लिए होता है, ठीक है, उस पे सेल करने की इजाजत नहीं होती अंडर क्वालिफाइड फ्री जोन का जो रूल है, जो क्वालिफाइड पर्सन का रूल है उसके मुताबिक। ठीक है। अगर ये सेल कर भी देते हैं कभी कभार, तो इनको जो सेल है वो डिमिनिश रूल के मुताबिक 5% से नीचे रखना होगा। अगर ये उस वैल्यू से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो इनके ऊपर जो है वो जो क्वालिफाइड फ्री जोन वाला क्राइटेरिया है ना, वो खत्म हो जाएगा। इनको वो क्वालिफाइड फ्री जोन के वो जो बेनिफिट्स हैं उससे निकाल दिया जाएगा। अगर ये ऐसा करेंगे और ये 5% से ऊपर चले जाते हैं, तो इनका जो पूरे का पूरा उस ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो एक नॉर्मल टैक्सेबल कंपनी, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी की तरह हो जाएगा कि अप टू 375,000 0%, और उस के ऊपर जितना भी उनका प्रॉफिट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा एट 9%। तो इन लोगों को कोशिश करनी है कि ये इस चीज को अवॉइड करें और इससे दूर रहें, नहीं तो इसकी एक कॉस्टली इफेक्ट भी आएगा अगर ये रूल ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। ये जो बुलियन ट्रेडर्स हैं, ये रिटेल में बेच देते हैं, ये उन लोगों को बेच देते हैं जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर्स हैं। तो और ये 5% से ऊपर चला जाता है, तो अगले नेक्स्ट 4 इयर्स तक, यानी एक तो ये करंट ईयर हो गया, एक आने वाले 4 साल तक भी ये लोग उस चीज में वो जो इनको एक बेनिफिट मिला हुआ था फ्री जोन के अंदर होने, क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन का जो बेनिफिट मिला हुआ था वो खत्म हो जाएगा। तो ये अगले 4 साल तक भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इनके लिए एक लेसन है, इनके लिए एक समझने वाली चीज है कि ये बी टू बी या क्वालिफाइड पर्सन को जो बेच रहे हैं, अगर इनको रिटेल बेचनी है, ठीक है, नॉन क्वालिफाइंग पर्सन मतलब डील करना है उस बंदे के साथ जो कि एंड यूजर्स हैं, जो कि कंज्यूमर हैं, तो ये अपने लिए अलग एक कंपनी खोल सकते हैं जो कि होगी मेनलैंड बुलियन ट्रेडर। अब देखते हैं हम मेनलैंड बुलियन ट्रेडर्स को। मेनलैंड जो बुलियन ट्रेडर है वो नंबर में कम है। क्योंकि क्यों कम है? क्योंकि ये मेनलैंड के अंदर बहुत कम कंपनी है, क्योंकि इससे इनकी वो जो फ्री जोन के अंदर इन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं और जो लॉजिस्टिक एडवांटेजेस मिलते हैं वो एडवांटेजेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि एक गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी है जो ऑनशोर के अंदर, यानी मेनलैंड के अंदर बनी हुई है,
और ये ट्रेड करती है लोकल बैंक्स के साथ और सप्लाई करती है मिंट्स को। तो ये कंपनी एक नॉर्मल कंपनी की तरह इन्हें वैट पे करना कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट 375 पे 0% होगा और उसके बाद 9% होगा। अब इस कंपनी के अगर तो मार्जिन्स जो हैं वो स्लिम है, यानी जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, हम लेट्स एग्जांपल लेते हैं, हम एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है मेनलैंड में, कोई एमरेट्स बुलियन के नाम से एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 500 मिलियन है। ठीक है, लेकिन उसका प्रॉफिट 2 मिलियन है। तो वो जो है वो जो 9% प्रॉफिट है वो किस तरह देगी, वो 2 मिलियन में से माइनस करेंगे 375,000, और 375,000 माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा उसके ऊपर जब आप 9% लगाएंगे तो 146,000 बनेगा, और ये उन्हें वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही कंपनी फ्री जोन के अंदर होगी तो वो फ्री जोन क्वालिफाइंग पर्सन के तौर पर इस चीज से बच जाएगी और ये पैसा जो है ये सेव कर सकेगी। तो लेकिन अगर ये फ्री जोन के अंदर हो, जैसे मैंने पहले बताया, तो इनकी जो डीलिंग है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हर किसी के साथ डील नहीं कर पाएंगे, इन्हें डील करने के लिए एक लिमिटेड जो है ना वो सिस्टम होगा। आगे हम पढ़ते हैं इनका ब्रांच स्ट्रक्चर। अच्छा, कुछ जो होते हैं ना बुलियन ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, वो फ्री जोन के अंदर जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक ब्रांच खोल लेते हैं मेन लाइन के अंदर। मेन लाइन जो है वो लोकल मार्केट के साथ लाइजन होती है। तो मेन लाइन के अंदर जो है वो जो ब्रांच है उसके ऊपर डोमेस्टिक पीई का रूल जो है ना वो अप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे बिजनेसेस को भी सेल कर रही होती है, लोकल बैंक्स को भी सेल कर रही होती है और रिटेलर को भी सेल कर रही होती है। तो ये जो होगा ये इस पे टैक्स लगेगा 9%। बट लेकिन जो मेन कंपनी उधर फ्री जोन के अंदर है, ठीक है, वो जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, वो अपनी ऑफशोर इनकम को स्टिल 0% पे रख सकती है। और ये जो ब्रांच होगी, ये जो हमारा डिमिनिमिस पर्पस है, ये उसको कंटेमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज केयरफुली जो जिस पे ध्यान रखना पड़ता है वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब जो मेनलैंड कंपनी इस ब्रांच को गोल्ड या जो भी गुड्स बेचेगी उसके अंदर वो आर्म्स लेंथ में होनी चाहिए और उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उसको कॉस्ट पे बेच सकती है, नहीं, ये एक मार्केट प्राइस के ऊपर उसको फिर बेचना होगा, तब जाके ये रूल्स, ये सारे जितने भी क्वालिफाइंग पर्सन के रूल्स हैं वो उनसे बच सकेगी और वो कंपनी जो मेनलैंड के अंदर है वो अपने नॉर्मल कस्टमर्स को, बैंक्स को, किसी को भी सेल कर सकेगी। अब इसके लिए हम एक केस स्टडी पे जाते हैं। लेट्स सपोज एक बुलियन एक्सपोर्टर है जिसका नाम है गोल्ड लिंक एफजेडओ। ये इंपोर्ट करता है गोल्ड अफ्रीका से, यूएई के अंदर फ्री जोन के अंदर लाता है, फिर इन्हें रिफाइन करता है किसी थर्ड पार्टी के जरिए, और फिर इस प्योर गोल्ड को एक्सपोर्ट करता है अपने बायर्स को जो कि यूरोप के अंदर है। अब गोल्ड लिंक की एक्टिविटीज क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, प्रोसेस कोऑर्डिनेशन है। तो ये जो है ना ये फॉल करता है अंडर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स थ्रू अ डेजिग्नेटेड जोन, जो कि क्वालिफाइंग एक्टिविटी है। और इसका क्योंकि कोई लोकल इंडिविजुअल कस्टमर नहीं है तो ये क्वालिफाई करेगा क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन के तौर पर, और इसकी इनकम जो एक्सपोर्ट से है वो 0% टैक्स होगी। अब गोलिंग डिसाइड करता है कि हम जो है ना कुछ बात जो है ना वो लोकल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को जो कि मेन लैंड में है उनको सेल करें। तो हमें ये देखना है क्या ये अलाउड है। जी हाँ, बिल्कुल। सेलिंग टू मेनलैंड मैन्युफैक्चरर और डीलर जो है ना वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर दैट विल प्रोसेस एंड रीसेल देम। तो ये क्वालिफाइंग एक्टिविटी है। सो ये जो इनकम कहलाएगी ये भी इनकम जो है क्वालिफाइंग इनकम कहलाएगी। लेकिन इसमें ये चीज होनी चाहिए कि जो मेनलैंड बायर है वो इन इन जो गोल्ड की जो गोल्ड उससे खरीद रहा है उसे रीसेल कर रहा है या उससे फैब्रिकेशन करके कुछ और बना रहा है। तो जो गोल्ड गोल्ड लिंक है उसको सिर्फ ये इंश्योर करना होगा कि जो फिजिकल मूवमेंट है गोल्ड की मेनलैंड के अंदर वो कस्टम और वैट इन रूल्स के मुताबिक हो रही है। इन रूल्स को उसको देखना होगा, इनकी कंप्लायंस की तरफ देखना होगा। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की कंसर्न के हवाले से देखें तो ये जो
सेल है मेनलैंड में बिजनेस को, ये गोल्ड लैंड के 0% स्टेटस को खत्म नहीं करेगी। लेकिन अगर गोल्ड लैंड ये जो गोल्ड बेच रहा है ये किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच देता है, ठीक है, तो ये एक एक्सक्लूडेड एक्टिविटी होगी, ठीक है। और ये क्योंकि ये प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच रहा है तो वो नेचुरल पर्सन, ये एक ट्रांजैक्शन कंसिडर होगी नेचुरल पर्सन के साथ। और इस तरह की एक या दो जो ट्रांजैक्शन है वो तो क्या लें क्या इग्नोर की जा सकती हैं। लेकिन अगर वो भी आती हैं जिसको हम बोलते हैं मिनिमिस, जो लिमिट्स है उसके अंदर आती है, अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करता है, ठीक है, तो वो अपनी वो जो 0% वाला बेनिफिट है उसको खो देगा, वो खत्म हो जाएगा। सो जो जो मिनिमस वाली लिमिट है वो है 5% ऑफ योर रेवेन्यू, उससे नीचे जो है वो रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो उससे ऊपर चला जाता है तो उसका वो जो मैंने पहले भी बताया, वो जो उसको बेनिफिट मिला हुआ है 0% का वो खत्म हो जाएगा, और उस ईयर में भी खत्म हो जाएगा, और आने वाले 4 सालों तक भी वो उस अपने वो जो क्वालिफाइड 0% वाला बेनिफिट है उसको वापस नहीं ले सकेगा। सो ये बहुत एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं ज्वेलरी रिटेलर्स जो होते हैं बी टू सी, यानी बिजनेस टू कस्टमर। अब जो ज्वेलरी रिटेलर्स होते हैं ये फिनिश्ड गुड जो ज्वेलरी होती है ना, ऑफन लाइक डायमंड्स और प्रीशियस मेटल, ये अपने कंज्यूमर्स को बेचते हैं। इनकी एग्जांपल क्या होती है, जो दुकानें गोल्ड सूक के अंदर हैं या मॉल बुटीक जो है वो मॉल के अंदर है या ब्रांड आउटलेट के अंदर है। अब हम देखते हैं इसमें मेनलैंड रिटेलर, ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे कॉर्पोरेट टैक्स के लिए। क्या होता है, इनकी टिपिकली हाई वैल्यू सेल्स होती हैं और रिलेटिवली स्टेडी जो है ना वो इनके प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, ऑफनली 5 to 15% सेल वैल्यू का जो है वो इनका मार्जिन होता है। तो इन लोगों को कॉर्पोरेट टैक्स के लिए प्रॉपर रजिस्टर करना चाहिए और आम नॉर्मल कंपनी जैसे एक आम ट्रेडिंग कंपनी कर रही है उसकी तरह रिटर्न फाइल करनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ होते हैं जो छोटे छोटे ज्वेलर्स हो सकते हैं जिनका जो है ना वो मार्जिन रिलेटिवली लो होता है, ठीक है, तो वो उस इनिशियली जो है ना वो 375,000 का जो थ्रेश होल्ड है वो उससे नीचे रहते हैं, उससे नीचे रहते हैं तो उनको जो है ना वो 0% कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन स्टिल उन्हें रजिस्टर करना ही पड़ेगा। एफटीए कहती है कि अगर यानी आप इवन आप बिलो द थ्रेशोल्ड हैं, इवन आप लॉसेस के अंदर हैं, तो आपको रजिस्टर करना ही करना है। लेकिन अगर कोई रिटेलर बहुत छोटा है, मतलब वो बहुत ही छोटा है, यानी उसकी क्या लेंगे स्मॉल बिजनेस रिलीफ है उसके लिए, वो छोटा कैसे है कि अगर उसकी सेल जो है वो 3 मिलियन से नीचे होगी तो वो क्लेम कर सकता है स्मॉल बिजनेस रिलीफ। और स्मॉल बिजनेस रिलीफ जो है वो 2023 से 2026 तक है। लेकिन जितने भी एस्टेब्लिश्ड ज्वेलर्स हैं मोस्टली वो 3 मिलियन से उनकी सेल जो है ना एक्सीड कर जाती है। जब 3 मिलियन से सेल एक्सीड कर जाती है तो मिनिस्ट्रियल डिसीजन 73 के मुताबिक, ठीक है, उन्हें मतलब ये अलाउड नहीं है कि वो स्मॉल बिजनेस रिलीफ को ले सकें। लेकिन अगर कुछ लोगों ने स्मॉल बिजनेस रिलीफ लिया है तो जो मैंने पीछे बताया मिनिस्ट्रियल डिसीजन, उसके मुताबिक वो इलेक्शन की रिलीफ करते हैं तो उसके साथ कुछ कंडीशंस भी आती हैं। उन कंडीशंस में क्या है कि अगर वो स्मॉल बिजनेस रिलीफ ले लेते हैं तो प्रीवियस ईयर के जो लॉसेस हैं, ठीक है, या क्रेडिट्स हैं, वो आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो चीजों को वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मेनलैंड का रिटेलर। आगे हम देखते हैं फ्री जोन का रिटेलर। वैसे तो ये नॉर्मली ये प्रैक्टिकली नहीं है कि एक जो है ना फ्री जोन के अंदर रिटेल का स्टोर हो। अब क्योंकि कस्टमर्स जो मोस्टली इनके फिर होंगे रिटेल स्टोर के तो इंडिविजुअल कस्टमर होंगे जिन्हें फ्री जोन के अंदर जाने की एक्सेस चाहिए, ठीक है, और उन्हें इंपोर्ट वैट पे करना पड़ेगा गुड्स को बाहर लेके आने के लिए। तो ये सिनेरियो जो है ना वो सिर्फ एक सूरत में एग्जिस्ट करता है जो कि है एग्जांपल के तौर पे गोल्ड एंड डायमंड पार्क है दुबई के अंदर। तो ये फ्री जोन है जहाँ के कस्टमर जो है ना वो स्टोर्स पर विजिट कर सके हैं, ठीक है। वहां पे वो जो सेल है वो इंडिविजुअल को की जाती है। लेकिन ये 0% ये जो है ना वो 0% वाला क्राइटेरिया इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेल जो है वो नेचुरल पर्सन को हो रही है। और नेचुरल पर्सन को जब सेल हो रही है तो क्वालिफाइड फ्री जोन वाला जो हमारा इफेक्ट है वो इन लोगों पर नहीं आएगा, ठीक है। तो इन्हें वही नॉर्मल 9% टैक्स जो है ना वो पे
करना पड़ेगा। और जैसा कि है वो इनका जितना रेवेन्यू होगा उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसमें से 375,000 माइनस करने के बाद बाकी जो होगा वो उन्हें 9% पे गवर्नमेंट को एज अ कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका जो एक तरीका हो सकता है वो यही हो सकता है, वो जो पहले मैं बता चुका हूँ को जो जो उनको जो फ्री जोन कंपनीज है उनको एक मेनलैंड सब्सिडरी या ब्रांच जो है ना वो खोल सकते हैं, और उस पे ठीक है वो अपनी नॉर्मल जो इसके अंदर मेनलैंड के अंदर बैंक्स को, नॉर्मल कस्टमर को, एंड यूजर्स को बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो उनकी वो क्वालिफाइड फ्री जोन वाली फ्री जोन के अंदर कंपनी की पॉलिसीज हैं वो हर्ट नहीं होंगी, उसको वो खराब नहीं करेंगी, बल्कि ये जो है ना वो जो कंपनी मेनलैंड के अंदर होगी वो एज अ नॉर्मल कंपनी उसको एक थ्रेशोल्ड के बाद 9% कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक रिटेलर है, लेट सपोज नेम ले लें अलशरफ ज्वेलर्स। तो उसके कई स्टोर्स हैं अबू धाबी और दुबई के अंदर, ठीक है, वो एक मेनलैंड कंपनी है। अब 2025 में उसका जो प्रॉफिट है टोटल तमाम स्टोर्स का वो 2 मिलियन हुआ। अब 2 मिलियन के ऊपर वो कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना वो 9% के हिसाब से थ्रेशोल्ड 375,000 माइनस करने के बाद 146,250 जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा। और ये ध्यान रखेगा कि इसका सारा जो सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको एज अ अकाउंटिंग में कंसोलिडेट करे, और उन पे एक ही थ्रेश होल्ड लगेगा, जो 375,000 है उसका अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, वैट जो है वो नॉर्मली चार्ज करेगा और वैट के रूल्स पे नॉर्मली लगेंगे, क्योंकि वैट वैट जो है वो एक अलग है, वो ऐसी ये डिडक्टेबल कहीं नहीं है कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर। कॉर्पोरेट टैक्स की कंप्लायंस अलग है और वैट की अलग है। सो उसे जो है ना क्या क्या लेंगे 2026 में अपनी रिटर्न के अंदर ये फाइल करके इतना कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करता, ठीक है, ये कॉर्पोरेट टैक्स तो और फेल हो जाता है उसकी सबमिशन में या उसकी पेमेंट में, तो फिर उसके ऊपर जो है ना लेट फाइलिंग का फाइन भी लगेगा, और जो पेमेंट लेट करेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा और फाइन भी लगेगा। अब इस सिनेरियो में एक और सिनेरियो देखते हैं कि अगर ये अल शरफ ज्वेलर जो है वो फ्री जोन मॉल के अंदर डायरेक्टली टूरिस्ट को बेच रहा है, ठीक है, तो क्या इसको बेनिफिट मिल सकता है वो 0% क्वालिफाइंग का? तो फिर हम इसमें कहेंगे कि ये उस बेनिफिट वो बेनिफिट नहीं ले सकता है, क्योंकि जो इसका रेवेन्यू आ रहा है वो एक नेचुरल पर्सन से आ रहा है, ठीक है। तो वो सिनेरियो वो जो होगा वो इस पे नहीं लगेगा, और इसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो फुली टैक्सेबल होंगे 9% के साथ, क्योंकि ये क्वालिफाइड फ्री जोन वाला रूल इस पे नहीं लग रहा, इसको एक नॉर्मल बिजनेस ही ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फ्री जोन कंपनीज के हवाले से। एक एक चीज याद रखिएगा कि एक तो वो कंपनीज हैं जो क्वालिफाइड नहीं है फ्री जोन पर्सन होने के लिए, लेकिन अगर एक कंपनी क्वालिफाइड फ्री जोन का जो वो क्राइटेरिया है उसमें फॉल करती है, और वो इस पे यानी वो अप्लाई नहीं करती, वो उस पे बेनिफिट नहीं लेती बाय चॉइस या बाय डिस्क्वालिफिकेशन, तो उस पे वो 375,000 का 0% वाला क्राइटेरिया नहीं लगेगा। उसका पहला दिरम ही कंसिडर होगा नॉर्मल, यानी वो जैसे आप कह लें कि 375 का थ्रेश होल्ड उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका जितना भी प्रॉफिट होगा, लेट सपोज वो 500,000 का वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसमें से 375 माइनस नहीं होंगे, वो 500,000 पूरे का पूरा जो होगा उसके ऊपर डायरेक्टली 9% लगेगा, इसको वो मेनलैंड वाला बेनिफिट हासिल नहीं होगा। अब एक और नोट है जो कि याद रखिएगा कि वो है गोल्ड रिटेलर जो होते हैं उन्हें विद होल्डिंग टैक्स की भी अवेयरनेस होनी चाहिए, और उसकी इम्प्लीकेशन जो फॉरेन इम्प्लीकेशन फॉर पेइंग फॉरेन वेंडर्स, जो कि प्रैक्टिकली है तो जीरो, लेकिन इन्हें वो विद होल्डिंग टैक्स और कस्टम ड्यूटी इन चीजों के साथ भी अडहियर करना होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं ज्वेलरी होलसेल और गोल्ड ट्रेडर्स B2B। ठीक है, इसमें देखते हैं कि ये कंपनीज जो हैं बाय और सेल करती हैं गोल्ड प्रोडक्ट्स को बिजनेस टू बिजनेस, और इसमें आगे आती हैं फ्री जोन ज्वेलरी होलसेलर। ये क्लासिक एग्जांपल है कंपनी की दुबई फ्री जोन के अंदर, जो कि इंपोर्ट करती है
फिनिश्ड ज्वेलरी और गोल्ड बार्स, देन वो सप्लाई करती है यूएई रीजन के अंदर। और ये इस तरह की जो कंपनी होगी ये भी क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन होगी, बिकॉज ये जो अब बेच रही है ये दूसरे बिजनेसेस को बेच रही है जो कि आगे रीसेलर हैं। और इसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड फॉर अ डेजिग्नेशन जोन टू अ कस्टमर दैट रीसेल देम, जो कि क्वालिफाइंग एक्टिविटी है। तो इसकी इनकम जो सेल्स क्वालिफाइंग इनकम होगी वो भी कॉर्पोरेट टैक्स के हिसाब से 0% होगी। तो इसमें भी अब जो बंदा है जो वो बेच रहा है, जो वो कंपनी बेच रही है, उसको अवॉइड करना चाहिए डायरेक्ट टू द कस्टमर्स। और जो होते हैं ना आपके क्या एंड यूजर्स, उन एंड यूजर्स को अवॉइड करना चाहिए। तो उसको अगर कोई डायरेक्टली सेल आ भी जाती है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो उनको अवॉइड कर दे, या इंश्योर करना चाहिए कि वो उसके रेवेन्यू के 5% से नीचे रहे। अगर उसे मजबूरन या किसी रीजन से करनी पड़ भी जाती है तो वो 5% से नीचे रहे, ताकि वो अपना ये क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन वाला जो है वो मेंटेन कर सके, ये जो उसको बेनिफिट मिला हुआ है उस बेनिफिट को मेंटेन कर सके। अब हम आगे देखते हैं मेनलैंड होलसेलर। अब जो मोस्टली जो मेनलैंड होलसेलर होलसेलर होते हैं ना, वो ट्रेडिशनल गोल्ड सूक या ट्रेडिशनल मार्केट मेनलैंड जैसे कि देरा, बर, दुबई, इन जगहों पर होते हैं, ताकि वो इजीली इंटरेक्ट कर सकें अपने कस्टमर के साथ। अब जो मेनलैंड होलसेलर होता है वो जो है वो नॉर्मली टैक्स अप्लाई होता है अपने इसके प्रॉफिट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक छोटा सा फैमिली बिजनेस है, उसके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत लो है या थ्रेशोल्ड से नीचे हैं। तो आप कह लें कि इस पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो ग्रो करेगा, ठीक है, तो उसको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है कि वो अगर वो ग्रो कर जाएगा तो उस पे वो क्वालिफाइड फ्री जोन वाला क्राइटेरिया लगेगा। और इस पे वो क्या लें कि वो जो सारी चीजें हैं वो अप्लाई नहीं होंगी इस पे। नॉर्मली अप्लाई होगा जैसे आम कंपनी की तरह होता है, और नॉर्मली 375,000 जो है वो माइनस करने के बाद उस पे बाकी क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है। ये एक मेनलैंड कंपनी की तरह काम करेगा, यानी माइनस करेगा अपना 375,000, उसके बाद जो उसका मार्जिन होगा उस पे 9% पे करेगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक होलसेलर की जिसका नाम है ग्लोबल गोल्ड ज्वेलरी। ये शारजा फ्री जोन के अंदर है। ये 22 बैंगल्स इंपोर्ट करता है एक मैन्युफैक्चरर से जो कि एशिया के अंदर है, और उन्हें बेचता है डिफरेंट ज्वेलरी शॉप्स के अंदर जो कि यूएई और जीसीसी के अंदर हैं। अब ये जिसके इसके जो बायर हैं, ठीक है, इस बिजनेस के, वो हैं यानी शॉप्स और रिटेलर्स जो रीसेल करते हैं कंज्यूमर को। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम फ्री जोन टू रीसेलर, ये भी एक क्वालिफाइंग इनकम होगी, और इस पर भी उसको 0% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। इसके ऊपर कोई वो कह लें कि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये एज अ 0% क्राइटेरिया के अंदर, क्वालिफाइड फ्री जोन क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहा है। लेकिन अगर वो क्या करता है, अगर वो बेचना चाहता है मेनलैंड की जो है ना वो लोकल कस्टमर्स को बेचना चाहता है, ठीक है, और वो लोकल कस्टमर्स को बेचेगा तो उसका क्राइटेरिया जो है वो वो जो क्वालिफाइड फ्री जोन वाला है वो टूट जाएगा। अगर उसका 5% जो हमने डिमिनिश रूल बोला था उस रूल के मुताबिक अगर वो 5% से ज्यादा बेच देता है तो उसका वो रूल खत्म हो जाएगा, और उसका वो जो क्वालिफाइंग फ्री जोन वाला क्राइटेरिया है वो तोड़ देगा। तो उसको चाहिए कि उससे अवॉइड करे। अगर वो मेनलैंड में बेचना चाहता है तो मेनलैंड बेचने के लिए वो अपनी एक अलग एंटिटी या एक ब्रांच बनाए, ताकि उसका वो क्वालिफाइड फ्री जोन वाला क्राइटेरिया भी मेंटेन रहे और वो अपने लोकल कस्टमर को बेच भी सके। लेकिन फिर इस पे जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि वो जो है ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल लगेंगे, तो उसको ट्रांसफर प्राइसिंग का जो है वो हिसाब देखना होगा कि वो उसको एक आर्म्स लेंथ के ऊपर अपनी उस ब्रांच को बेचे। अब कुछ होते हैं इनमें स्पेशल केस, जैसे कि है स्क्रैप गोल्ड ट्रेडिंग। अब कुछ होलसेलर जो होते हैं वो स्क्रैप गोल्ड यानी पुरानी टूटी फूटी ज्वेलरी जो है ना वो खरीदते हैं लोग, यानी इंडिविजुअल से, उन्हें उन्हें ना मेल्ट करते हैं और उन्हें आगे दोबारा बना के या बेच देते हैं। अब ये जो है ये फ्री जोन कंपनी है और वो स्क्रैप नेचुरल पर्सन से
खरीद रही है, ठीक है, तो ये भी एक एक्सक्लूडेड जो है ना एक्टिविटी होगी। ये होगी ट्रांजैक्शन जो है ना एज अ नेचुरल पर्सन। अगर वो ऐसा करेगा, वो परचेज करेगा, हालांकि ये सेल नहीं है, ये एक परचेज है, तो जो इससे वो इनकम ड्राइव करेगा वो इनकम एक नेचुरल पर्सन से इनकम कहलाएगी। ये रूल पूरा जो है ना क्लियर नहीं है, बट इसमें भी आपको एक क्वेश्चन रखनी है कि इसको जो है ना वो देखना है आपने, इस पे एक जो है ना वो अपनी केयरफुली इनको नोट करना है कि ये फ्री जोन के अंदर अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो नेचुरल पर्सन के साथ कहला देती है, तो वो जो है ना वो एक्सक्लूडेड एक्टिविटी होगी फ्री जोन रजीम के अंदर। जो क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन हैं उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो डायरेक्टली इंटरेक्शन जो है ना पब्लिक के साथ, इस किस्म के स्क्रैप गोल्ड के साथ, वो डायरेक्टली कोशिश करें कि वो अवॉइड करें। और अगर उनको करना ही है तो वो अपनी एक अलग मेनलैंड ब्रांच या मेनलैंड सब्सिडरी बनाएं और उसके थ्रू करें, क्योंकि इसमें भी जो थोड़े से रूल्स हैं वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये भी एक एक्टिविटी वो कहलाएगा, वो स्क्रैप गोल्ड आपने जो परचेज किया उससे जो सेल होगी वो भी नेचुरल पर्सन के साथ कहलाएगी। इस वजह से वो रूल ब्रेक हो सकता है। अब हम देखते हैं गोल्ड रिफाइनरीज और मैन्युफैक्चरिंग। अब यूएई के अंदर बहुत सारी जो है ना गोल्ड रिफाइनरीज हैं, क्योंकि दुबई हब है गोल्ड रिफाइनरीज के लिए, और बहुत सारी ज्वेलरी वर्कशॉप्स और ये वो चीजें यूएई के अंदर हैं। अब गोल्ड रिफाइनरीज क्या करती हैं? गोल्ड रिफाइनरीज लेती हैं रॉ गोल्ड, जो कि स्क्रैप की सूरत में हो सकता है, गोल्ड बेरिंग मटेरियल हो सकते हैं, बहुत से होते हैं, उन्हें करती है रिफाइन, ठीक है। और उन पे जो गोल्ड वो बनाती है वो ऑफनली वो प्रोड्यूस करती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बार्स जो है ना वो बनाती है, या उनके वो दाने बनाती है। तो जो रिफाइनिंग है वो क्लियरली एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्टिविटी है, जो कि लिस्टेड है एज अ क्वालिफाइंग एक्टिविटी फॉर क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन। तो ऐसी जो रिफाइनरी फ्री जोन के अंदर क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन हो सकती है, और इसकी जो इनकम है रिफाइनिंग सर्विसेज से और सेलिंग रिफाइंड गोल्ड टू अ क्वालिफाइंग पर्सन। सो जब तक वो डायरेक्टली इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करती, ठीक है, तो ये जो है ना ये भी क्या लें कि क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन ही के तौर पर काम करेगी। अब टिपिकली जो रिफाइनरीज होती हैं वो डील करती हैं माइनिंग कंपनीज के साथ, लाइक बुलियन ट्रेडर्स के साथ, ज्वेलर्स के साथ और बिजनेसेस के साथ। लेकिन अगर वो एक स्मॉल स्केल कस्टमर जैसे वेल्थी इंडिविजुअल है, ठीक है, वो गोल्ड लेके आता है रिफाइनिंग के लिए, और उस पे वो अगर वो अपनी फी चार्ज करती है, एक वेल्दी कोई अमीर आदमी है वो आता है और लेके आता है और वो कहता है कि मुझे ये जो है ना आप गोल्ड जो है ना रिफाइन कर दें या उसको कुछ चेंज कर दें या उसका कुछ प्रोसेस कर दें, तो उससे जो इनकम होगी, ठीक है, वो भी ये क्वालिफाइड फ्री जोन वाले रूल को ब्रेक कर देगी। तो ये जो कंपनीज होती हैं जो क्वालिफाइंग फ्री जोन वाली फ्री जोन के अंदर हैं, गोल्ड रिफाइनरीज और क्वालिफाइंग फ्री जोन के अंदर वो फॉल करती हैं उस क्राइटेरिया में, तो उन्हें भी चाहिए कि वो लोग भी अवॉइड करें ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जैसे कि डायरेक्ट इंडिविजुअल्स के साथ, ठीक है, और सेफ रखें अपने 0% कॉर्पोरेट टैक्स वाला जो स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अब क्योंकि इनके प्रॉफिट जो है वो सब्सटैंशियल होते हैं, ये छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता, तो ये रूल इजीली ब्रेकेबल है। बेशक आप डिमिनिश रूल को देख रहे हैं, लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे कि इस चीज से अवॉइड किया जाए, इस चीज को से दूर रहा जाए, ताकि वो अपना प्रॉपरली मेंटेन कर सकें जो है सब्सटेंस है वो क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन का। आगे हम देखते हैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चर। इसमें आती हैं फैक्ट्रीज आती हैं, वर्कशॉप आती हैं जो फैब्रिकेट करती हैं गोल्ड ज्वेलरी को और गोल्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो एक क्वालिफाइंग एक्टिविटी है, ठीक है। अब ज्वेलरी मैन्युफैक्चर जो फ्री जोन के अंदर एक फैक्ट्री डाल के या एक छोटी वर्कशॉप डाल के डीएमसीसी के अंदर बैठा हुआ है, वो क्वालिफाइड फ्री जोन के 0% क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करता है, ठीक है। अगर वो सेल करता है इन मैन्युफैक्चरर को, और बायर जो है वो जो है ना वो बी टू बी होने चाहिए, तो वो क्वालिफाइड फ्री जोन वाला क्राइटेरिया जो है वो उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और वो डायरेक्ट पब्लिक को बेच नहीं रहा तो वो उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट पब्लिक को बेचेगा ये चीजें, तो वो उस क्राइटेरिया को वो एक्सक्लूडिंग एक्टिविटी हो जाएगी, तो उससे वो तोड़ देगा।
सो अगर उसको ये जो फैब्रिकेटर है या जो ज्वेलरी बना रहा है फ्री जोन के अंदर बैठा हुआ है वर्कशॉप डाल के, अगर उसको डायरेक्टली रिटेल के साथ करना है तो वो अपनी एक अलग एंटिटी बनाए और एक अलग ब्रांच मेनलैंड के अंदर बनाए जो मेनलैंड के साथ, जो डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील करे। लेकिन उसके लिए भी ठीक है, फिर जब वो उधर बनाएगा तो वो जो बनाएगा तो कस्टम ड्यूटी जो एग्जम्पशंस हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। अब वो क्योंकि मेनलैंड के अंदर है तो फ्री जोन से मेनलैंड के अंदर जब जाएगा तो उसे कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। और अगर वो यानी ये उससे बच सकता है अगर वो डेजिग्नेटेड जोन के अंदर या इन चीजें, वो डिफरेंट लॉज हैं जो उस पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो वो उसको सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो उसके ऊपर अप्लाई होता है वो है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन वाला, उस ब्रांच के साथ जो उसने या उस सब्सिडरी के साथ जो उसने बायर बनाई है। हम एक एग्जांपल लेते हैं रिफाइनरी की। लेट सपोज कोई एमरस गोल्ड रिफाइनरी होगी डीएमसीसी के अंदर, ये एक एग्जांपल है बस, ठीक है। वो रिफाइन करती है इंपोर्टेड जो है ना रॉ गोल्ड और उसे प्रोसेस बनाती, उसे बार्स में चेंज करती है जो कि 99.9% प्योर होता है। अब ये जो है ना ये रिफाइनिंग फी चार्ज करती है, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को जो कि वर्ल्ड वाइड हैं, ठीक है। और उनसे वो जो इनकम, इसकी इनकम है बेसिकली वो फी है जो वो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से ले रही है। अब इसकी ये जो सारी इनकम ये फी होगी ये जो क्लाइंट से ले रही है, और वो जो प्रॉफिट होंगे वो क्वालिफाइड, वो क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन वाला, और इस पे 0% टैक्स जो है ना वो लगेगा। अगर ये कंपनी स्टेटस को मेंटेन करती है और अपने बायर कस्टमर्स को बेचती है और एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज से दूर रखती है, ठीक है। और अगर ये क्या करती है, सेल करती है मिंटेड गोल्ड जो है बार्स जो है वो बैंक्स को, तो बैंक जो है वो रीसेल करते हैं अपने कस्टमर को, तो कोई मसला नहीं है, ये फाइन है। लेकिन अगर वही जो एमरेट्स गोल्ड है वो सेलिंग करना शुरू करती है गोल्ड कॉइन्स की अपने इंडिविजुअल कस्टमर को, ठीक है, तो ये जो है ये एक्सक्लूडिंग एक्टिविटी हो जाएगी। अगर ये एक्सक्लूडिंग एक्टिविटी में शामिल हो जाएगी और डिमिनिश रूल को तोड़ देगी, ठीक है, तो इसका वो जो क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन वाला स्टेटस है वो स्टेटस खत्म हो जाएगा। इसे अपना क्वालिफाइड फ्री जोन स्टेटस जो है वो अगर मेंटेन रखना है तो इसको अवॉइड करना है डायरेक्ट इंटरेक्शन विद दिस दीज काइंड ऑफ कस्टमर्स जिनको वो गोल्ड कॉइन रिटेलर कस्टमर्स को बेच रही है। अगर तो वो किसी बिजनेस को बेच रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है क्योंकि बिजनेस उनको उसको रीसेल कर रहा है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को या रिटेलर्स में बेचेंगे तो वो उस रूल को तोड़ देंगे, ठीक है। और अगर वो उस रूल को तोड़ देंगे तो उनके उनका वो जो क्वालिफाइंग फ्री जोन वाला स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट 4 ईयर तक वो क्लेम भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इनको आइडियली अगर ऐसा करना है और ये चाहते हैं कि हम रिटेल अपने पर्सन के साथ बेचें तो इनको चाहिए कि वो एक और सब्सिडी बनाए फ्री जोन से बाहर, ताकि वो अपने या अलग सब्सिडी बनाए ताकि वो अपने फ्री जोन वाले स्टेटस को मेंटेन कर सकें, ठीक है, और उस चीज से बच सकें। आगे हम एग्जांपल लेते हैं एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चर की। लेट सपोज नाम है उसका दुबई जेम एफजेड को। ये मैन्युफैक्चर करती है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन के अंदर और सेल करती है अपने नेटवर्क को रिटेल स्टोर्स को ग्लोबली। और ये भी अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग है तो एज अ क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन जो है ना वो कहलाएगी। लेकिन ये एक छोटी सी फैक्ट्री आउटलेट है, शॉप है वो फैसिलिटी के अंदर इसने बनाई हुई है जिससे वो ओकेजनली सेल करती है कुछ थोड़े बहुत पीस जो वॉक इन कस्टमर्स को जाते हैं, जैसे कि विजिटर होलसेलर, कुछ उनसे जो है ना वो छोटे मोटे पीस ले लेते हैं। अब ये डायरेक्ट सेल है कंज्यूमर्स को और ये है 2% ऑफ रेवेन्यू। अब ये 2% ऑफ रेवेन्यू 2% जो है ना वो छोटे मोटे कस्टमर्स को कुछ आने जो डायरेक्टली उनके पास आ जाते हैं उनको बेच देते हैं। तो ये जो 5% डिमिनिश वाला रूल है वो ब्रेक नहीं कर रहे तो ये स्टिल क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन ही रहेंगे। और जो स्पेसिफिक वो जो 2% से वो जो इनको आ रहा होगा, ठीक है, इनकम आ रही होगी, उसके ऊपर सिर्फ ये 9% जो है ना वो उनको कारपोरेट टैक्स देना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है कि जब आप डिमिनिश रूल से नीचे हैं लेकिन आप अगर बेच रहे हैं, अगर सेपरेटली आप बेच रहे हैं तो आपको उसका अलग
ट्रैक रखना है, ठीक है। और उसके ऊपर 9% आपको जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो पे करना है। सो इसलिए ध्यान रखें, और ये 5% से ऊपर नहीं जाना है, अपना अपना 0% स्टेटस मेंटेन रखने के लिए 5% से ऊपर नहीं जाना है। अच्छा, एक और हम कंपनी की एग्जांपल देते हैं जो है दुबई ज्यूल्स एलएलसी या अबू धाबी ज्यूल्स एलएलसी। ये कंपनी है जो के कॉर्पोरेट टैक्स पे नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स इस पे अप्लाई होता है, और इसने बेनिफिट लिया हुआ है स्मॉल बिजनेस रिलीफ का, जो कि 3 मिलियन से नीचे होता है। लेकिन अगर ये 3 मिलियन से ऊपर जाएगी, ठीक है, तो उस पर वो बेनिफिट, वो जो बेनिफिट इसने लिया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं स्मॉल बिजनेस रिलीफ के ऊपर, नॉर्मल कंपनी वाली जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उनके साथ इसको काम करना पड़ेगा, और वही अपने थ्रेशोल्ड से ऊपर 375,000 के ऊपर इसे 9% कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसे कोई स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव जो है ना वो नहीं मिलेगा कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर, ठीक है। कोई ये यानी बेशक ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, लेकिन इसको कोई बेनिफिट वो वाला जो मैन्युफैक्चरिंग का इंसेंटिव का होता है, ऐसा कोई बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा, अनलेस के ये फ्री जोन के अंदर हो और उसके क्वालिफाइंग फ्री जोन वाला तमाम क्राइटेरिया जो है उसके अंदर फॉल कर रही हो। आगे हम देखते हैं गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनीज। अच्छा, यूएई जो है वो मेजर क्या लेंगे गोल्ड हब है गोल्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। और कुछ कंपनी जो है वो एसेंशियली वो ना क्या कर रहे हैं, वो गोल्ड इंपोर्ट और देन री एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रीसेल कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्म किए बगैर। तो यहाँ पे भी हम जो है ना वो बुलियन ट्रेडिंग को ही बेसिकली टच कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी ऑल फॉर्म्स ऑफ गोल्ड है, जैसे इंपोर्टिंग सेमी रिफाइंड गोल्ड, स्क्रैप, ज्वेलरी, ईटीसी एंड देन रीसेलिंग, ठीक है। अब इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडर्स इन फ्री जोन के अंदर है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये परफेक्टली अलाइन करता है फ्री जोन कंपनीज के साथ। और कंपनी जो है ना वो गोल्ड को फ्री जोन या डेजिग्नेशन जोन जो है वो जो अलाउड है, डेजिग्नेटेड जोन जिसमें स्टोर कर सकते हैं विदाउट वैट और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और इसे वापस भेज देन ये इसे शिफ्ट कर देती है वापस अनदर कंट्री को। तो ये जो कंपनी के प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट आएंगे बेसिकली आर्बिट्रेज और कमीशन की सूरत में, बाय और सेल की सूरत में। तो अ, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये टिपिकली फॉरेन पार्टीज के साथ होती हैं जो नॉन यूएई होते हैं, मीनिंग जो इनकम इनसे आ रही है वो वो जिसके साथ वो डीलिंग कर रहे हैं वो बाहर से आ रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो गुड्स हैं वो क्वालिफाइंग एक्टिविटी कहलाएगी। तो प्रॉफिट जो है वो प्योरली जो है ना एक्सपोर्ट से आ रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रॉफिट होगा वो क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन के अंदर ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी इन कंपनियों में देखने वाली है कि अगर तो ये उन लोगों को बेच रही है जो कि रीसेल कर रहे हैं या उनको प्रोसेस कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, या बी टू बी को, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये किसी ऐसी मेनलैंड में ऐसे लोगों को सेल कर रहे हैं जो कॉरपोरेट्स हैं और जो उसको एज एन इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने पास रखना चाह रहे हैं, और इन्हें बाद में बेचना, यानी अभी वो बेचना नहीं चाह रहे, वो उन्हें रीसेल नहीं करना चाह रहे, वो उन्हें एज गोल्ड एज एन है तो वो बिजनेस, लेकिन गोल्ड को परचेज करके एज ए इन्वेस्टमेंट रखना चाह रहे हैं। तो अब इस ये थोड़ा सा ट्रिकियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वालिफाइंग एक्टिविटीज वही होंगी जो आगे उन्होंने रीसेल करना है। अगर वो रीसेल नहीं कर रहे हैं तो वो क्वालिफाइंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं आएगा, वो अपने पास एज एन इन्वेस्टर रख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए रख रहे हैं। तो ये वो उस क्राइटेरिया को तोड़ देंगे क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन वाले को, अगर वो जो फ्री जोन के अंदर बैठी हुई कंपनी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली है, वो इन बिजनेसेस को बेचेगी जो इसको आगे सेल नहीं कर रहे। तो आपको इस पे भी केयरफुली देखना है, ध्यान रखना है, और इस क्राइटेरिया को ऑलवेज आपने वो क्राइटेरिया क्वालिफाइड पर्सन वाला अच्छे तरीके से चेक करना है। अब हम देखते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन मेनलैंड। अगर एक ट्रेडिंग कंपनी है वो मेनलैंड के अंदर है यानी आउट ऑफ फ्री जोन है, तो उसका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा जैसे कि नॉर्मल कंपनियों के साथ होता है, ठीक है। उनको ये जो है ना ये जो 0% वाला एडवांटेज है फ्री जोन कंपनी के अंदर वो हासिल नहीं कर सकेंगे। उनका स्टेट जो है ना प्रॉफिट मार्जिन है ना वो उस पे वो 9% अपना टैक्स जो है वो उन्हें पे करना पड़ेगा,
तो ये जो मेनलैंड कंपनी है इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। वो एक नॉर्मल कंपनी की तरह अपने कॉर्पोरेट टैक्स को पे करेंगी, फाइल करेंगी। क्योंकि कुछ कंपनियां होती हैं जो कि मेनलैंड के अंदर अपना सिस्टम रखती हैं, एक उनकी लेगेसी होती है, या उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो रखनी होती है, तो वो उस पे नॉर्मली 9% इम्पोर्ट भी मेनलैंड के अंदर होती है, एक्सपोर्ट भी मेनलैंड के अंदर होती है। सारा क्राइटेरिया उन पे नॉर्मल कंपनी वाला जो है ना वो लग रहा होता है। तो उनके लिए कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। स्पेशल स्टेटस सिर्फ उन उन कंपनी के लिए है जो फ्री जोन के अंदर है। ठीक है। अब हम देखते हैं कस्टम्स और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। एक फॉरेन कंपनी है जो गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी है, जो यूएई के अंदर अपना गोल्ड जो है ना वो वॉल्ट के अंदर स्टोर करती है, या अपनी कंसाइनमेंट जो है ना वो स्टॉक करती है फ्री जोन के अंदर। तो उसको भी थोड़ा कॉशनली जो है ना देखना पड़ेगा। अगर तो वो ये सारा काम किसी लोकल एंटिटी के बगैर कर रहे हैं तो वो एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन कहलाएगी कॉर्पोरेट टैक्स रूल के अंदर, यूएई के अंदर, और वो भी जो है ना कॉर्पोरेट टैक्स के लिए सब्जेक्टिव हो जाएगी। ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, एक स्विस गोल्ड ट्रेडर कंपनी है जो कि इन्वेंट्री होल्ड कर रही है दुबई के अंदर। तो अगर तो यानी वो क्या कह रहे हैं, दुबई के अंदर होल्ड कर रही है, तो उस वो भी एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट है अपने एजेंट के ऊपर या प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो उनको भी यूएई के अंदर अपना कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो फाइल करना होगा। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज को मिटिगेट करने के लिए वो अपनी एक सब्सिडरी या लोकल फ्री जोन डिस्ट्रीब्यूटर की जो कंपनी है वो खोल देते हैं। तो ये जो कंपनीज होती हैं, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वो खत्म करके वो उनके साथ डायरेक्टली डील करती हैं, तो वो इस चीज से अवॉइड कर देती हैं। वो जो कंपनी अंदर होगी, वो जो बनाएंगे अपनी मेनलैंड कंपनी, सॉरी फ्री जोन कंपनी बनाएंगे, वो ही इन चीजों के साथ डील करेगी। वो एज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो स्विस कंपनी है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनेगी। तो ये जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है, जो जब भी आप काम कर रहे हैं आपको इस चीज को बेहतर तरीके से समझना और देखना है। ऐसी कंपनी मैंने जो स्टार्ट के लेक्चर्स हैं उनमें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी जिक्र किया था, तो परमानेंट एस्टेब्लिश को आपने ध्यान में रखना है। अब आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्टर की, ओरियन ट्रेड गोल्ड एफजेडओ। वो क्या करता है, वो यूएई के अंदर ज्वेलरी जो है ना वो इटली से इंपोर्ट करता है और री एक्सपोर्ट कर देता है सऊदी को, कतर को, और छोटा सा मार्जिन उसके कमाता है। अब ओरिएंट गोल्ड जो है ना वो क्या कर रहा है, वो ट्रांजिट ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो इसकी भी जो एक्टिविटीज हैं वो क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन वाली कहलाएंगी, जैसे कि लॉजिस्टिक एंड ट्रेडिंग आउट ऑफ फ्री जोन, और इसके भी जो तमाम प्रॉफिट होंगे वो 0% टैक्स डे होंगे। इसको भी जो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न है वो वो फाइल करनी होगी और उस पर 0% का बेनिफिट लेना होगा ऑल ट्रांजैक्शन पे। ठीक है। क्योंकि ये जो उसके साथ हो रही है, ये नॉन फ्री जोन पर्सन के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी तमाम फॉरेन कस्टमर हैं, तो ये भी क्वालिफाइंग इनकम कहलाएगा। लेकिन अगर वही ओरिएंट गोल्ड सप्लाई करता है कुछ इंपोर्टेंट ज्वेलरी को लोकल रिटेलर को, तो जो सेल है वो डिस्ट्रीब्यूशन टू रीसेलर हो रही है, तो ये भी एक क्वालिफाइंग इनकम होगी। बट अगर वो कुछ ज्वेलरी जो है वो जो है ना यूएई के अंदर किसी ऐसे डायरेक्ट पर्सन को कर देता है, या रिटेल को कर देता है, जो डायरेक्टली मतलब एंड यूजर को कर देता है, तो अगर वो एंड यूजर को डायरेक्टली सेल करेगा तो अपना ये जो स्टेटस है 0% वाला वो खो देगा। ठीक है। तो उसको वो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा उसको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक मल्टीनेशनल बुलियन फर्म की। ठीक है। कंसिडर करें एक मल्टीनेशनल बुलियन फर्म है जिसका नाम है गोल्ड बिलियन आईएनसी, और ये कनाडा से ऑपरेट कर रही है यूएई के अंदर। और ये ओकेजनली जो है ना अपने एम्प्लॉयज को भेज दिया है जो यहाँ से सोना जो है गोल्ड जो है उसको इकट्ठा करते हैं, और ये जो है ना वो एक वॉलेट को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है ये भी इनकी एक टैक्सेबल प्रेजेंस कहलाएगी। ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो गोल्ड बुलियन है वो एक कंपनी खोल देता है जिसका नाम है गोल्ड बुलियन यूएई एफजेड सी। ठीक है। तो ये हैंडल करता है, ये इसलिए खोल देता है कि रीजनल ट्रेड को हैंडल कर सके। और ये जो प्रॉफिट्स हैं ये प्रॉफिट्स बुक करेगा जितने भी आपकी
मिडल ईस्ट ट्रांजैक्शंस होंगी, ये जो इस एरिया के अंदर ट्रांजैक्शंस हैं उनको वो अपनी जो है ना वो मेंटेन करेगा, ठीक है। और इसको भी वो टैक्स फ्री का बेनिफिट जो है ना वो मिल जाएगा, लेकिन इस पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग का रूल लगेगा। अब क्योंकि ये अब ये इसमें देखने वाली चीज है, क्योंकि ये कनाडा से ऑपरेट हो रही है और यहाँ पे उसने अपने जीसीसी ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए एक कंपनी खोली हुई है। तो ये अब जो है ना मल्टीनेशनल्स के अंदर वो जो मल्टीनेशनल वाला रूल है उसके अंदर वो ओईसीडी टू पिलर वाला रूल है, उसका भी चेक इन पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। कि अब ये जो दोनों मिलके ये जो कंपनियां ये जो हैं इनका टोटल प्रॉफिट अगर तो 750,000 यूरोस जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा भी था उससे ऊपर जा रहा है, तो इन पे वो ओईसीडी का टू पिलर वाला रूल लगेगा और इन पे 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है ना वो इनके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो इनको वो क्राइटेरिया अपना चेक करना पड़ेगा, सारा देखना पड़ेगा उस रेवेन्यू को क्या वो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आज हमने डिटेल में देखा है कारपोरेट टैक्स जो है वो स्पेसिफिकली गोल्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह आगे मजीद पढ़ेंगे। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो लेक्चर है वो आज यहीं तक था। बाकी इस पे सारे रूल जितने भी रूल्स हैं ऑडिटेड अकाउंट्स और स्पेशल स्टेटस और फाइलिंग और कैसे फाइल करना है, बाकी सारी चीजें वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। जिसने स्पेशल वो छोटा जो बिजनेस है और उसने स्पेशल जो उस पे इफेक्ट है जो उसका 3 मिलियन से नीचे वाला है वो अगर लगा रहा है तो वो उसके मुताबिक चलेगा। अगर वो एक बड़ा कस्टमर है तो वो ऑडिटेड अकाउंट्स ये वो सारी चीजें उसको मेंटेन करनी पड़ेंगी। क्वालिफाइड फ्री जोन के लिए भी वो सारे डॉक्यूमेंट ऑडिटेड अकाउंट्स वो सारे आपको नॉर्मल जैसे कारपोरेट टैक्स के हैं वैसे ही मेंटेन करने पड़ेंगी। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सिर्फ यही था, ये हमें यही देखना था कि ये क्वालिफाइड फ्री जोन जो पर्सन है उसको कैसे ट्रीट करना है और किस तरह ट्रीट करना है। तो आप भी अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो दें और उनको समझें क्या आप क्वालिफाइड फ्री जोन बिजनेस के अंदर फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और स्पेशली डिविनिस रूल इसको स्पेसिफिकली आपको देखना होगा, आपको समझना होगा और इसको ब्रेक ना करें। अगर ब्रेक करेंगे तो आपकी ये जो बेनिफिट है ये आप खो देंगे और ये बेनिफिट सिर्फ इस साल के लिए नहीं खोएंगे, यानी आपको इस पूरे साल का भी कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा और नेक्स्ट आने वाले 4 इयर्स का के अंदर भी आपको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। आप वो दोबारा जीरो पे वापस नहीं जा सकेंगे। सो ये रूल आपने ध्यान रखना है। प्लस अगर आप वो क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन वाला रूल खो देते हैं तो आपको वो 375,000 वाला फ्री थ्रेशोल्ड वो भी नहीं मिलेगा। आपके फर्स्ट दिरहम से ही आपका कॉर्पोरेट टैक्स शुरू हो रहा है। तो ये ट्रिकी पॉइंट्स हैं, इनको जेहन में रखिए। दो पॉइंट्स को आप गौर से रखें, बाकी आप अपना क्राइटेरिया उस पर लगा कर देखें क्या आप क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये रूल ये इम्पोर्टेंट समझने वाला रूल है कि आप 375 जो है थ्रेशोल्ड है वो मेनलैंड कंपनियों के लिए है, वो क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात है कि अगर तो वो पूरा मेंटेन कर रहे हैं क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन वाला क्राइटेरिया तो उनकी तमाम इनकम 0% पे चली जाएगी। लेकिन अगर वो बाय इलेक्टिव या गवर्नमेंट की तरफ से वो रूल ब्रेक करने की वजह से उन्हें वापस कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है तो उनका कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम 1 दिरहम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उनके लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं होगा। इस चीज को ध्यान से समझिए, स्पेशली मेरे दोस्त जो गोल्ड कंपनीज वाले हैं जो काम कर रहे हैं जो बिजनेस को चला रहे हैं या जो अकाउंटेंट्स हैं, इस रूल को ध्यान से देखिए समझिए, उसके बाद अपनी जो है वो रिटर्न फाइल कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए राइट साइड पे क्लिक कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।